वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है भार्गव भारद्वाज। आरटीजी सीरीज के रास्ते पे हैं। अकाउंट्स का टाइम आ चुका है। पहली वीडियो जो आप रिसीव कर चुके हैं ये है दूसरे टर्न की। डे 1 को 2 पार्ट में बांटा जाता है। हर डे को 2 पार्ट में बांटा गया है। आधे आधे घंटे की एक वीडियो। एक पार्ट आप एक दिन रिसीव करते हैं, दूसरा पार्ट आप दूसरे दिन रिसीव करते हैं। तो ये है फर्स्ट डे पार्ट नंबर 2, जिसपे चैप्टर नंबर 2 अकाउंटिंग टर्म्स का आज टाइम था। लेकिन हुआ ये कि जब मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा था तब मतलब पूरा हुआ सही, लेकिन फिर जब मैंने पुरानी वीडियो देखी जो मैं ऑलरेडी करके अकाउंटिंग उसकी यूट्यूब पे डाल चुका हूँ और आप लोग बहुत देख भी चुके हो, बहुत अच्छा परफॉर्म भी किया उस वीडियो ने। जब मैंने दो वीडियो कंपेयर किया तो मेरे को पता लगा कि भाई ये जो नई वीडियो मैंने शूट करी है इस आरटीजी सीरीज के दौरान ये उतनी बेहतर नहीं है जो मैंने पहले शूट कर चुका हूँ। पिछली वीडियो जब मैंने शूट करी थी तब वो मेरे चैनल के इनिशियल डेज थे। पहले कुछ दिनों में जब मैंने अपना चैनल शुरू किया था तब शूट करी थी। लाइटिंग वगैरह कुछ ज्यादा खास नहीं थी, लेकिन उसका कंटेंट बहुत जबरदस्त था। क्योंकि सिलेबस में कोई चेंज है नहीं उस चैप्टर में से, मतलब कंटेंट में चेंज नहीं है, लेकिन कंटेंट को प्रेजेंट करने का तरीका वो वाला काफी अच्छा है इस बार जो मैंने रिकॉर्ड करी उससे। तो मेरे को ऐसा लगा कि भाई मैं क्यों आपको एक नीचे वाले लेवल का कंटेंट दूं। तो मैं एक काम कर रहा हूं, मैं इसी वीडियो में अपनी पुरानी वाली वीडियो मर्ज करके आपको दे रहा हूं। अभी आप ये स्क्रीन खत्म होते ही आपकी पुरानी वीडियो चालू हो जाएगी। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बस इतना अंतर है कि वो रिकॉर्ड अब नहीं, वो रिकॉर्ड बहुत पहले हो चुकी है, इसलिए लाइटिंग का थोड़ा बहुत दिक्कत होगी, तो प्लीज उसको माफ कर देना। कंटेंट पे ध्यान देना। और इसके अलावा और कोई वीडियो ऐसी नहीं है पूरी आरटीजी सीरीज में जिसको मैंने दोबारा से ना रिकॉर्ड किया हो। सिर्फ यही एक वीडियो है, तो कोई बात नहीं, देख लो इसको आराम से, चीजें समझ लो और फिर मेरे को बताओगे कैसी लगी। कैसे बताओगे वो भी डिस्कस करेंगे, पहले वीडियो देखो। हेलो एवरीवन, मैं हूं भार्गव भारद्वाज और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th की अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 2 अकाउंटिंग टर्म्स। तो जैसा एक चैप्टर का नाम बता रहा है अकाउंटिंग टर्म्स, इस चैप्टर में बहुत सारी टर्म्स हैं रिलेटेड टू अकाउंट्स जो ना ही केवल अब बल्कि लाइफ लॉन्ग आपके साथ रहने वाली हैं। इस चैप्टर में राउंड अबाउट मैं कुछ 30 टर्म्स के आसपास बताने वाला हूँ। 24 तक इस स्लाइड में आ चुकी हैं, बाकी की 6 अगली स्लाइड में आएंगी। इस चैप्टर का कोई दूसरा पार्ट नहीं है, यही एक पार्ट है, तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं। सबसे पहले हमारी टर्म है बिजनेस ट्रांजैक्शन। एक बिजनेस ट्रांजैक्शन होती क्या है? बिजनेस ट्रांजैक्शन मींस एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन मींस जिसमें इन्वॉल्वमेंट ऑफ मनी हो। तो एक ऐसी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जहां पे दो पार्टीज हों और ट्रांजैक्शन दोनों की ही बुक्स में रिकॉर्ड हो। ठीक है, मतलब एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन भी होनी चाहिए और वो दो पार्टीज होनी चाहिए, दोनों पार्टीज की बुक्स में भी रिकॉर्ड होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इज अकाउंट। अकाउंट क्या है? अकाउंट एक स्पेशल रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस है जिसको हम एक हेडिंग दे देते हैं। ठीक है, या फिर वो किसी सब हेड का भी हो सकता है। इसमें दो साइड्स होती हैं, डेबिट क्रेडिट, वो आगे डेबिट क्रेडिट रूल होता है उसमें समझाएंगे। थर्ड है कैपिटल। द मनी इन्वेस्टेड बाय द ओनर या पार्टनर्स ऑफ अ बिजनेस इन द बिजनेस इज नोन एज कैपिटल। एक्चुअल में ये कैपिटल होता क्या है? जो पैसा हमने लगाया है अपने बिजनेस में, मतलब या तो बिजनेस के ओनर ने लगाया या उसके पार्टनर्स ने लगाया, दैट इज नोन एज कैपिटल। और उस पैसे के अगेंस्ट, मतलब उस पैसे में से जो ये अपने पर्सनल यूज के लिए पैसे निकाल लेते हैं। फॉर सपोज मैंने बिजनेस शुरू किया और आज मैंने उस बिजनेस में 10,000 रुपए लगाए। मेरे घर में कोई जरूरत पड़ गई या मेरे को ऑफिस में बैठे बैठे कोई घर का काम एक्सपेंस याद आ गया, मैंने वो 10,000 में से 2,000 रुपए निकाल के अपने पर्सनल घर के एक्सपेंस को दे दिए। यहाँ पे हमने पढ़ा था कि बिजनेस हैज अ सेपरेट एंटिटी। भले ही वो पैसा उसके ओनर्स ने लगाया हो, बट बिजनेस की एक सेपरेट एंटिटी है और उसमें से अगर 2,000 रुपए कम होंगे तो वो वापस देने पड़ेंगे पार्टनर को, बिजनेस को। अगर वो नहीं देता तो ये जो पैसा निकाला जाता है अगेंस्ट अपना ही जो हमने बिजनेस में लगाया, दैट इज फॉर पर्सनल यूज। फॉर पर्सनल यूज इज इंपॉर्टेंट, दैट इज नोन एज ड्रॉइंग्स। नेक्स्ट है लायबिलिटीज। लायबिलिटीज मतलब हमारी ऑब्लिगेशन या हम पे जिम्मेवारी कि हमें इनका पैसा देना है, तो वो जिम्मेदारी इज आवर लायबिलिटी कि हमें पैसा देना है, दैट इज आवर लायबिलिटी। दो होती है, करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी मींस जो पैसा हमें 12 महीने के अंदर अंदर देना है, मींस 1 साल के अंदर अंदर देना है, दैट इज करंट लायबिलिटी।
नॉन करंट लायबिलिटी मीन्स जो एक साल के बाद भी हम पैसा चुकाते रहेंगे या देना है। फॉर एन एग्जाम्पल करंट लायबिलिटीज का मैं एग्जाम्पल ले सकता हूं कि मैंने कोई सामान उधार पे खरीदा है किसी से 3,000 रुपए का, तो मैं वो सामान खरीद तो लाया पर उधार पे खरीद के लाया। अब उधार का वो पैसा मेरे को देना भी होगा वापस, तो अगर उसकी कोई टर्म होती है कि एक साल के अंदर अंदर वो उधार का 3,000 रुपए नॉर्मली दे देते हैं, 3,000 रुपए कौन 3 साल तक रखता है, तो वो एक साल के अंदर अंदर जो हमने वो अपनी हमारी जिम्मेवारी थी पैसे देना, तो वो एक साल के अंदर अंदर जो हमने पैसा दे दिया दैट इज करंट लायबिलिटी। बट अगर हमने कोई लोन लिया है बैंक से, तो ऑब्वियसली लोन्स ज्यादातर जनरली एक साल से बड़े के होते हैं, जिनकी रीपेमेंट या तो ईएमआई या इंस्टॉलमेंट्स में एक साल से ज्यादा तक की बन जाती है। ठीक है, तो अगर बिजनेस ने कोई लॉन्ग टर्म लोन ले रखा है बैंक से, फॉर सपोज 3 साल का या 5 साल का लोन ले रखा है, तो वो हमारी नॉन करंट लायबिलिटीज में आती है। नेक्स्ट है एसेट्स। एसेट्स आगे 3 पार्ट में, करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स और फिक्टिशियस एसेट्स। करंट एसेट्स वही सेम केस है करंट कि एक साल के अंदर अंदर का एसेट्स का मतलब समझते हैं। एसेट्स का मतलब है प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म, बिकॉज फर्म के अलग सेपरेट एंटिटी है, तो प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म इज नोन एज एसेट्स। करंट एसेट्स मींस जिन एसेट्स को हम बेचकर एक साल के अंदर अंदर पैसा ला सकते हैं बिजनेस में, या उन एसेट्स को एक साल के अंदर अंदर मनी की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट इज करंट एसेट्स। टाइप 2 नॉन करंट एसेट्स, वही एक साल से ज्यादा जिस एसेट्स को लग जाए मनी के फॉर्म में कन्वर्ट होने में, दैट इज नॉन करंट एसेट्स। फॉर एग्जाम्पल एक लैंड हमने खरीदा बिल्डिंग का, वो लैंड हमारे साथ तब तक रहेगा जब तक उस बिल्डिंग में हमारा ऑफिस चलेगा या मैन्युफैक्चरिंग होगी। ठीक है, कोई शॉर्ट टर्म 6 महीने 12 महीने के लिए कोई लैंड नहीं खरीदता। जो लैंड खरीदेगा वो ऑब्वियसली उसका बड़ा बिजनेस होगा और वो कई सालों तक उस बिजनेस को स्टैब्लिश करने वाला है, स्टैब्लिश रखने वाला है, इसलिए उसने वो लैंड खरीदा है। तो वो लैंड आगे आने वाले 10, 12, 15, 30 सालों तक रहेगा और उसके बाद कहीं जाके जब बिजनेस बंद हो रहा होगा तो वो बेचा जाएगा। तो ये टाइम हो गया 1 साल से ज्यादा का, 12 महीने से ज्यादा का। दिस इज नॉन करंट एसेट। वहीं अगर मैं बात करूं करंट एसेट्स की, तो फॉर सपोज हमारे को किसी ने बोला हुआ है, हमसे कोई सामान उधार में ले गया था और कहा था कि भैया मैं कल पैसे दे दूंगा, या 1 महीने बाद दे दूंगा, या 3 महीने बाद दे दूंगा। ठीक है, ऐसे भी कस्टमर्स होते हैं ना। तो वो जो चीज है 1 महीने बाद, 3 महीने बाद, जितना भी टाइम है वो 1 साल से कम का है, उस केस में वो करंट एसेट्स आ जाते हैं। डन। या हमने किसी को लोन दे रखा है 1 साल से छोटा, वो भी आ जाता है। अगर 1 साल से बड़ा दे रखा है तो नॉन करंट एसेट्स में आ जाता है। नॉन करंट एसेट्स का भी आगे जाके 2 डिवीजन हो जाते हैं, दैट इज टैंजिबल एंड इनटैंजिबल एसेट्स। टैंजिबल एसेट्स मींस जिनको हम छू सकें, फॉर एग्जांपल लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी एंड ऑल। इनटैंजिबल जो हम ना छू सकें, फॉर एग्जांपल गुडविल, आपका पेटेंट हो गया, और आपका कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हो गया जिससे आप काम करते हैं, बेसिकली टैली एंड ऑल, वो आपका हो गया इनटैंजिबल एसेट्स। अब आते हैं रिसिप्ट्स पे। रिसिप्ट्स मींस व्हाट? रिसिप्ट्स मींस जो हमें पैसा मिला है, दैट वी आर रिसीविंग, द मनी दैट वी आर रिसीविंग इज नोन एज रिसिप्ट्स। डन? इतना हुआ क्लियर? ये होते हैं 2 पार्ट्स के, रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड कैपिटल रिसिप्ट्स। रेवेन्यू रिसिप्ट्स मींस वो रिसिप्ट्स जो 1 साल में बार बार आए, रिकरिंग नेचर की हो, रीअकरिंग, बार बार अकर करें, बार बार आए, उस नेचर की इनकम तो नहीं कमवा, उस नेचर की रिसिप्ट्स को कहते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट्स। डन। कैपिटल रिसिप्ट्स इसका उल्टा, जो 1 साल से ज्यादा के टर्म पीरियड में रिपीट हो या कभी रिपीट ही ना हो, दैट इज कैपिटल रिसिप्ट्स। फॉर एग्जाम्पल अगर आप अपने किसी एसेट को सेल आउट करते हैं तो वो 1 टाइम पेमेंट है, बार बार रिपीट नहीं होगी, दैट इज कैपिटल रिसिप्ट। बट अगर आप गुड्स को सेल करते हैं तो आपके पास गुड्स भी बार बार आएंगे और आपकी सेल भी बार बार होगी, बिकॉज दैट इज योर मेन बिजनेस। तो दैट इज व्हाट? दैट इज रेवेन्यू रिसिप्ट्स। ठीक है, रेवेन्यू रिसिप्ट्स और कैपिटल रिसिप्ट्स का लॉजिक क्लियर हुआ। अब आता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर पे।
सेम थिंग, वहां पे पैसा मिल रहा था, यहाँ पे पैसा जाएगा। जो एक साल में बार बार एक्सपेंडिचर हो, एक साल में रिकरिंग नेचर का हो, दैट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और जो एक साल से ज्यादा का हो या वन टाइम हो, दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। यहाँ पे अच्छा मैंने यहाँ पे फिक्टिशियस एसेट्स छोड़ दिया और मैंने यहाँ पे डीआरआई छोड़ दिया। ये मैंने क्यों छोड़ा? बिकॉज ये दोनों चीजें रिलेटेड है। फिक्टिशियस एसेट्स मींस वो लॉस, fictitious assets, hear me carefully, that are those losses that are written not only in the year in which they are made but also in further years. Means आपने एक्सपेंडिचर एक बार किया बट उसका फायदा आपको आने वाले कई सालों तक मिलेगा। ऐसे एक्सपेंडिचर को पहले साल तो एक्सपेंडिचर में लिखा जाएगा, लेकिन दूसरे तीसरे चौथे और जब तक वो चलेगा वो सारी साल वो आएगा हमारे एसेट में, या कुछ पार्ट पहले बार में लिख दिया, कुछ दूसरी बार में लिख दिया, कुछ तीसरी बार में लिख दिया, दैट इज फिक्टिशियस एसेट्स। उसी का ही एक एग्जांपल है डीआरआई, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसमें भी एक वही होता है। फॉर एग्जांपल मैं समझाता हूं कि अगर आपने किसी प्रोडक्ट पे मार्केटिंग करी है, उसकी मार्केटिंग माना आपने एक महीने के अंदर अंदर इस साल में की है, बट उस मार्केटिंग का बेनिफिट आपको आगे आने वाले 2-3 सालों तक मिलने वाला है, तो वो एक्सपेंडिचर तो हुआ इस साल के लिए, बट आगे आने वाले सालों के लिए वो आपका एसेट हुआ, क्योंकि आगे आने वाले सालों में भी वो आपकी सेल्स को इंक्रीज करेगा, है ना, वो आपकी एक तरीके से प्रॉपर्टी बन गया। नेक्स्ट है एक्सपेंस। एक्सपेंस मतलब क्या? एक्सपेंस मींस खर्चा, वो खर्चा जो कि रेवेन्यू जनरेट करते हुए आए is known as expense। रेवेन्यू जनरेट करने के लिए जो एक्सपेंस आए, जो खर्चा आए, जो कॉस्ट लगे, दैट इज एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस दो टाइप के होते हैं। प्रीपेड एक्सपेंस इज एसेट एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इज लायबिलिटी। हाउ? एक्सपेंस मींस खर्चा जो हमें करना था। प्रीपेड एक्सपेंस मतलब हमने वो खर्चा बाद में करना था पर अभी कर दिया, अभी वो खर्चा कर दिया, करना था बाद में, तो इस साल के लिए हमारी क्या बन गई? एसेट, क्योंकि हमें अगले साल कम पैसे देने पड़ेंगे, तो इस साल के लिए हो गई एसेट। ये एसेट अगले साल जाके लायबिलिटी बन जाएगी, बट इस साल के लिए, करंट ईयर के लिए तो है ये एसेट। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ये हमें पैसा देना था पर हमने अभी तक दिया नहीं, हमें जिम्मेवारी थी कि हम दें पर हमने दिया नहीं, तो वो हमारी लायबिलिटी है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इज आर liability and prepaid expenses are asset. Next, income. What is income? जो पैसे आए माइनस जो पैसे गए, that is income. Means revenue minus expense is your income. बस कुछ नहीं, यही है। फिर 3 टर्म्स मैंने थोड़ा सा क्लोजली लिखी हैं, दैट इज प्रॉफिट, गेन एंड लॉस। ये मैंने क्यों थोड़ा सा क्लमजी लिखा है? बिकॉज ये तीनों कहीं ना कहीं रिलेटेड है और कभी कभी इनमें कंफ्यूजन होता है। लॉस में नहीं होगा। लॉस इज व्हाट? लॉस इज ओवर एक्सपेंडिचर, मींस एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर या एक्सपेंस ओवर रेवेन्यू, मतलब आपका खर्चा ज्यादा है, आपकी इनकम कम है, पैसे ज्यादा रहे, आप कम रहे, तो दैट इज लॉस। इसमें आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कंफ्यूजन होगी प्रॉफिट और गेन में। प्रॉफिट मतलब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ऑफ अ बिजनेस से जनरेट होने वाली इनकम। क्या बोल गया मैंने कहा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ऑफ अ बिजनेस से जनरेट होने वाली इनकम, मींस जो बिजनेस का मेन काम है उससे जो प्रॉफिट हमें, उससे जो इनकम हमें मिल रही है, एक्स्ट्रा रेवेन्यू और एक्स्ट्रा रेसिप्ट जो हमें मिल रहा है, दैट इज नोन एज प्रॉफिट। और गेन मतलब नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से जो हमें फायदा हो रहा है, जो हमारा इनकम हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, हमारी एक एसेट थी मशीनरी, उसकी कॉस्ट थी 30,000, डेप्रिसिएशन वगैरह लग के हमने उसे यूज किया, अभी आगे आएगा। उसकी कॉस्ट है, डेप्रिसिएशन अभी आगे आएगा, उसकी कॉस्ट हो गई 30,000, हमने उसे बेच दिया 50,000 में।
तो ये 20,000 क्या हुई, हमारा काम तो नहीं है ना मशीनरी लेना बेचना, हमारा एसेट था जो हमने सोल्ड किया और उससे हमें मिली इनकम। तो नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से जो इनकम जनरेट होती है दैट इज गेन। वहीं अगर मेरा कारोबार फर्नीचर का है तो चेयर्स के लेन देन से, चेयर्स बेचने से, वुड खरीदने से, फिर उसे बनाने में जो कॉस्ट आई, फिर उसको बेचा और उसके ऊपर उससे एक्स्ट्रा जो हमें पैसे मिले दैट इज प्रॉफिट। बट हमारा बिजनेस है फर्नीचर का और लकड़ी शेप करने के लिए जो मशीन हम यूज करते हैं उसे हमने बेचा और उससे जो प्रॉफिट आया दैट इज गेन। ठीक है, तो ये दोनों थोड़ी थोड़ी सिमिलर होती हैं बट यू नीड टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस, ज्यादा कुछ नहीं है। इधर आते हैं, इधर परचेजेस। परचेजेस मींस व्हाट, बाइंग ऑफ गुड्स। परचेजेस इट्स बाइंग ऑफ गुड्स या रॉ मटेरियल्स फॉर रीसेल या फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फाइनल गुड्स, दैट इज नोन एज परचेजेस। जनरली अकाउंट्स के टर्म्स में हम जिस भी चीज का व्यापार कर रहे होते हैं उस चीज की खरीद को परचेज कहते हैं और उस चीज की बिक्री को, मींस उस चीज के सेल को सेल्स कहते हैं। जैसे मैंने फर्नीचर का एग्जांपल लिया तो हमारा परचेजेस तो हो गया वो रॉ मटेरियल, मींस वो वुड जिससे हमने चेयर बनानी है, दैट इज परचेजेस। और सेल्स हो गया जो चेयर बनके हमने बाहर निकाली जिसको हमने बेचा, दैट इज सेल्स नॉर्मल। परचेजेस रिटर्न। अच्छा, हमने लकड़ी खरीदी थी, अब उस सपोज एक बंडल आया लकड़ी का जिसमें से 2-3 लकड़ी में दीमक लगी हुई है या वो प्रॉपरली कार्व्ड नहीं है, प्रॉपरली कट नहीं हुई है, वो उसको हमने वापस भेज दिया कि भाई इसको बदल के दूसरी दे, ये हमारे काम की नहीं है, इससे हमारा काम नहीं चलेगा। तो जो परचेज हमने कर दी रिटर्न, दैट इज परचेजेस रिटर्न। ये परचेज रिटर्न परचेजेस अकाउंट में से या परचेजेस के अमाउंट में से हो जाती है माइनस और नेट परचेजेस हमारी आ जाती है व्हेन वी मेक ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ऐसी सेल्स रिटर्न, जो सेल हमने करी वो वापस आना, मतलब हमारा हमने चेयर बना के बेची पर हमारे कस्टमर ने वो चेयर वापस कर दी कि भाई इसकी एक टंग कमजोर है, हमारा एक बंदा बैठा वो गिर गया, तुम इसे वापस ले लो, इसके बदले में मेरे को नहीं दे दो। हाँ, आपने चेक वे किया कि हाँ ये सच में कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफॉल्ट है, हमारी तरफ से हुआ है, तो हमने वो चीज वापस ले ली, उसके बदले में कोई दूसरी दे दी, वारंटी गारंटी वाला कॉन्सेप्ट। तो वो होता है सेल्स रिटर्न। ये सेल्स रिटर्न भी सेल्स में से माइनस करके लिखा जाता है और नेट सेल्स लिखी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। वही नॉर्मल ऑपरेशंस मींस आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से मिलने वाला रेवेन्यू को स्पेशल टर्म रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दी गया है। अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं, मींस रेवेन्यू अर्न्ड बाय एन एंटरप्राइज फ्रॉम इट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटीज इज नोन एज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। जस्ट खत्म, कुछ नहीं। ये टर्म्स वैसे आपसे एक्सप्लेन करने को 3 या 4 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है, वैसे इस चैप्टर में से ज्यादा आता नहीं है, तो इसलिए बहुत छोटा सा चैप्टर भी है। नेक्स्ट है गुड्स एंड स्टॉक। स्टॉक को हम इन्वेंटरी भी कहते हैं। मैंने ये 2 टर्म्स भी बहुत पास पास लिखी हैं, उसका भी रीजन है। स्टॉक क्या और गुड क्या। नॉर्मली गुड्स का मीन्स है वो फिजिकल आइटम ऑफ ट्रेड जिसको हम रीसेल के पर्पस से खरीदते हैं, और वही चीज है स्टॉक। सिर्फ एक डिफरेंस है, वो है कि स्टॉक को रीसेल के पर्पस से तो खरीदते ही हैं बट फाइनल गुड बनाने के पर्पस से भी खरीदते हैं। मैंने एग्जांपल दिया लकड़ी का, वो लकड़ी जो हमने फर्नीचर बनाने के लिए खरीदी दैट इज आवर स्टॉक, क्योंकि वो हमने लकड़ी नहीं बेची, उस लकड़ी से हमने चेयर बना के बेची। अगर हम किसी ट्रेडिंग बिजनेस में होते, हम लकड़ी चेयर एक बड़े वेंडर से उठाते और छोटे कस्टमर्स को चेयर बेचते, तो वो चेयर होती हमारी गुड्स, क्योंकि वो हमने वैसी की वैसी ही रीसेल करी है। दैट इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन गुड्स एंड स्टॉक। और अकाउंट्स में कहीं भी गुड्स वर्ड नॉर्मली यूज होता ही नहीं है। अच्छा, अब ये स्टॉक भी 2 टाइप का होता है, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक मींस जो साल की बिगिनिंग में दैट इज 1 अप्रैल को हमारे पास है, एंड क्लोजिंग स्टॉक मींस जो साल की एंड में दैट इज 31 मार्च
ऑफ द नेक्स्ट ईयर को हमारे पास है। और इन दोनों के बीच का डिफरेंस को हम कहते हैं मटेरियल कंज्यूम्ड, जो कि आपका 12th क्लास में आएगा। उसका फॉर्मूला होता है, उसे कैसे निकालते हैं वो सब एनपीओ एक चैप्टर है नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, उसमें आता है। नेक्स्ट है ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स मींस क्या? ट्रेड करते हुए मींस बिजनेस करते हुए जो पैसा हमने रिसीव नहीं किया है बट करना है। कम ऑन वन अगेन, जो पैसा हमने रिसीव नहीं किया है बट करना है, ट्रेडिंग करते हुए या बिजनेस करते हुए, दैट इज व्हाट? दैट इज ट्रेड रिसीवेबल्स। खत्म। दो टाइप के होता है ट्रेड रिसीवेबल्स, इज डेब्टर्स एंड बिल रिसीवेबल। डेब्टर्स मींस हमने चैप्टर नंबर 5 की मैंने वीडियो बना चुका हूं मैं, उसमें हमने डेब्टर्स अकाउंट क्रिएट किया था। अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो कोई बात नहीं, ये वैसे उसका बेस ही है। डेब्टर्स मींस हमने जो सेल करी, जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि मैं सामान अभी खरीद के जा रहा हूं भैया, लेकिन पैसे 1 महीने बाद दूंगा, तो 1 महीने बाद जो हमें पैसे देगा वो हमारा डेब्टर है, क्योंकि हमें उससे पैसे लेने हैं। दैट इज डेब्टर्स। बिल्स रिसीवेबल्स मींस उसने एक बिल काट के दे दिया, एक नोट प्रॉमिस करके दे दिया कि मैं 1 महीने बाद आपको पैसे दे ही दूंगा, तो वो बिल जिसको हम प्रूफ दिखा के पैसे ले सकते हैं, जिसको कहते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज, दैट इज ट्रेड रिसीवेबल। दैट ऑल्सो कंस्टिट्यूट अ पार्ट ऑफ ट्रेड रिसीवेबल। नेक्स्ट इज ट्रेड पेएबल। इसके भी 2 पार्ट हैं, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल। क्रेडिटर्स मींस हमने जिससे पैसा उधार लिया है हमें उसे देना है, दैट इज क्रेडिटर। जिससे हमने परचेजेस करी हैं पर पैसा दिया नहीं है, यहां से डिवीजन होता है परचेजेस का इनटू 2 पार्ट, कैश परचेज और क्रेडिट परचेज। ऐसी सेल्स इनटू 2 पार्ट, कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स। डन। कैश सेल्स या कैश परचेजेस का कोई नहीं, क्योंकि वो तो ऑलरेडी कैश का अकाउंट में रिकॉर्ड हो ही जाएगा। बट क्रेडिट परचेज को कहते हैं डेब्टर और क्रेडिट सेल को कहते हैं क्रेडिटर्स। सॉरी, उल्टा बोल दिया। क्रेडिट सेल को कहते हैं डेब्टर्स और क्रेडिट परचेज को कहते हैं क्रेडिटर और क्रेडिट सेल को कहते हैं डेब्टर, क्योंकि सेल होगा तो हमें पैसा मिलेगा। डन। बिल्स रिसीवेबल वैसे ही कि हमने नोट काट के दे दिया, बिल काट के दे दिया कि बॉस 1 महीने बाद या 3 महीने बाद या 5 महीने बाद हम आपको पैसा देंगे, तो जो बिल हमें ये याद दिलाता है कि हमें पैसा देना है, दैट इज बिल्स पेएबल। बिल्स पेएबल और बिल्स रिसीवेबल शायद थोड़ा सा आप नाम से भी कनेक्ट कर पा रहे होंगे। नेक्स्ट इज कॉस्ट। कॉस्ट मींस क्या? कॉस्ट मींस द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इंकर्ड, द अमाउंट of expenditure incurred on the product। प्रोडक्ट पे जो एक्सपेंडिचर लगा है that is known as cost। सिर्फ उस प्रोडक्ट पे हमने भी एक्स्ट्रा खर्चे नहीं जोड़े। जैसे फर्नीचर वाले एग्जांपल पे वापस जाते हैं, सिर्फ लकड़ी लाने में, फेविकॉल लाने में जो खर्चा था that is cost। बट इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंस, अपने एम्प्लॉयज को वेजेस वगैरह, वो सारा सब जब सब मिल जाता है तो हमारा एक्सपेंडिचर और एक्सपेंस में चला जाता है। लेकिन अगर वो सब कुछ नहीं मिल रहा है, सिर्फ प्रोडक्ट की बात करी जाए, तो दैट इज कॉस्ट। नेक्स्ट इज डिस्काउंट। डिस्काउंट मींस जनरली लोग बात देते हैं 50% डिस्काउंट, 70% डिस्काउंट, 30% ऑफ, ये ऑफ वो ऑफ, ऑफ सीजन ज्यादा आते हैं डिस्काउंट। मींस रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ गुड, रिडक्शन इन दी सेल्स प्राइस। सेल प्राइस कनेक्ट करो, सीपी एसपी एमपी किया था, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस। तो रिडक्शन इन दी सेलिंग प्राइस, नॉट कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट इज डिस्काउंट। अकाउंट्स में डिस्काउंट भी 2 टाइप के हैं, ट्रेडिंग डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट एंड
कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट मींस वो डिस्काउंट जहां पे माल खरीदते वक्त जो डिस्काउंट दिया जाता है या माल बेचते वक्त जो डिस्काउंट लिया जाता है, दैट इज ट्रेड डिस्काउंट। लेकिन अगर उसी की हम कैश पेमेंट या कैश रिसीव करें, उस वक्त जो डिस्काउंट दिया जाता है, दैट इज कैश डिस्काउंट। मतलब क्या कि मैंने सामान खरीदा बल्क में 100 यूनिट्स, तो उन 100 यूनिट पे जो मेरे को डिस्काउंट मिलेगा, दैट इज ट्रेड डिस्काउंट। बट अगर मैंने वही 100 यूनिट खरीदी हैं उधार के बेसिस पे और मेरा उधारी का टाइम है 3 महीना, उस 3 महीने से पहले मैंने पेमेंट कर दी, तो हमें मिलता है कैश डिस्काउंट। इमीडिएट डिस्काउंट ऑन कैश पेमेंट इज कैश डिस्काउंट। Immediate discount on cash payment is cash discount, and trade discount is the reduction in the prices by the seller to the purchaser of good when they buy goods of certain quantity or value. Done. और हम हमेशा जो है ट्रेड डिस्काउंट बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होता, सिर्फ परचेजर की बुक्स में रिकॉर्ड होता है, वो भी डायरेक्टली नहीं, कोई अकाउंट नहीं, परचेजेस में से ही ट्रेड डिस्काउंट माइनस हो जाता है। बट कैश डिस्काउंट दोनों तरफ रिकॉर्ड होता है, बेचने वाले की बुक्स में भी और खरीदने वाले की बुक्स में भी। ये नोट डाउन करो, अगले 6 टर्म्स लास्ट 6 टर्म्स पे बढ़ रहे हैं। आइए डिस्कस करते हैं लास्ट 6 टर्म्स ऑफ आवर चैप्टर, दैट इज फर्स्ट इज बैड डेट्स। बैड डेट्स इज दैट अमाउंट जिसके लिए बिजनेस कंफर्म होता है कि भाई ये तो हमें नहीं मिलने वाली, ठीक है, वो अमाउंट जो बिजनेस श्योर है कि बॉस ये हमें नहीं मिलेगी, इतने का हो गया हमारा लॉस, तो वो चला जाता है बैड डेट्स के अकाउंट में। अच्छा, बैड डेट क्यों होता है? क्योंकि जिसे पैसे देने होते हैं वो बन जाता है इंसॉल्वेंट। Insolvent means a situation where a person or an individual or a firm is not in the case to pay the amount, to pay the desired sum of amount to the enterprise is known as insolvency या insolvent उस person का हो जाना जहां वो पैसे देने लायक उधारी में इतना डूब गया हो, कर्जे में इतना डूब गया हो कि वो पैसे और आपको दे ही नहीं सकता जो उसे देने थे, दैट इज इंसॉल्वेंट। उसकी वजह से बैड डेट्स होता है। नेक्स्ट इज बैलेंस शीट। बैलेंस शीट इज दैट स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट शोज द एग्जैक्ट लेवल ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द फर्म। बैलेंस शीट का फॉर्मेट देखो तो उसमें सिर्फ 2 साइड्स होती हैं, आपका राइट साइड इज एसेट एंड योर लेफ्ट साइड इज लायबिलिटी, दैट्स ऑल। तो बैलेंस शीट जो होती है वो फर्म की एसेट्स और लायबिलिटीज की एग्जैक्ट लेवल या एग्जैक्ट अमाउंट हमें बताता है और दोनों इक्वल होती हैं। बैलेंस शीट का सबसे बड़ा रूल होता है कि एसेट्स एंड लायबिलिटी शुड बी इक्वल। नेक्स्ट है बुक वैल्यू। बुक वैल्यू इज व्हाट इज बुक वैल्यू? बुक वैल्यू इज दैट अमाउंट जिस पे एसेट्स अकाउंट्स में दिखाए जाते हैं, दैट मीन्स द अमाउंट फॉर विच दे वर परचेज्ड माइनस जो भी उसमें से माइनस होना है। क्या माइनस होना है? दैट इज डेप्रिसिएशन। व्हाट इज डेप्रिसिएशन? डेप्रिसिएशन इज द रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स बिकॉज ऑफ द कंटिन्यूअस यूज, रगड़ की वजह से जो, या फिर ड्यू टू कि वो मशीनरी हो जाए ऑब्सलीट, मतलब पुराने जमाने की टेक्नोलॉजी बेकार हो जाए, या तो वियर एंड टीयर के वजह से घिसड़ खा जाए, या फिर कोई और वजह हो जिसकी वजह से उसकी वैल्यू कम होना इज डेप्रिसिएशन। इसके ऊपर पूरा एक चैप्टर है, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉन कैश एक्सपेंस, जहां पे कैश इन्वॉल्व नहीं होता है पर फिर भी एक्सपेंस है। इट्स अ वेरी रियली एंड इंटरेस्टिंग, इन्वॉल्विंग एंड मजेदार, कि अगर आपको क्वेश्चन करने की एक बार लत लग जाए तो इतना मजा आता है कि यू वांट टू सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ डेप्रिसिएशन। इसके ऊपर भी पूरी चैप्टर के ऊपर भी वीडियो बनेगी। तो वी हैड कवर्ड टिल नाउ 5 टर्म्स
लास्ट बची है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स shows the exact scenario या financial position of the firm. They include trading account, profit and loss account and balance sheet. Trading and profit and loss account and balance sheet आता है financial statements में। That's all for this chapter. यानी वे चैप्टर समाप्ति। देख ली वीडियो, अच्छी थी, कंटेंट वही था, लाइटिंग मैंने बोला था थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है, कंटेंट बहुत जबरदस्त है, उसका सारी टर्म्स उसमें डिटेल में डिस्कस हुई है, बहुत अच्छे से डिस्कस हुई है। इसके बाद आपको कोई भी कमी नहीं रहेगी। आज के बाद हम जितने भी चैप्टर्स करने वाले हैं उसमें ये टर्म्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मेक श्योर कि अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को बार बार रिवाइंड करके देख रहे हो। प्लस इस वीडियो को शेयर भी करना होगा आपको अपने दोस्तों के साथ जिनकी तैयारी नहीं है अकाउंट्स की। आपके दोस्त हो सकते हैं, कोई भी क्लास का मेट हो सकता है, कोई भी हो सकता है जिनके अकाउंट्स की तैयारी नहीं है और वो बेचारा बहुत स्ट्रगल कर रहा है अकाउंट्स में पास होने के लिए या नंबर लाने के लिए। तो विद दिस आई वुड लाइक टू एंड दिस वीडियो एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।